हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो इवनिंग शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर का आंसर की करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क यानी कि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, यानी इसमें हमसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आगे भी चलते जाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे छोटा जो प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर वो कौन सा है, 1 है। इसीलिए 1 यानी कि हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर आर पी तथा सी ए बराबर पी क्यू है तो इसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज की बात की गई है, यहाँ पर बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, और दूसरा ये त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। तो हमें दिया गया है कि ए बी बराबर क्यू आर है, ए बी यानी कि ये वाली साइड और क्यू आर यानी कि ये वाली साइड दोनों बराबर दिया है। बी सी और आर पी बराबर है, बी सी यानी कि ये वाली साइड और आर पी यानी ये वाली साइड दोनों इक्वल है। और सी ए बराबर पी क्यू है, सी ए यानी कि ये वाली साइड और पी क्यू यानी कि ये वाली साइड, ये हमें इक्वल दिया है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों को लिखने का एक सही तरीका होता है, एक मेथड होता है। तो इन चारों में से कौन सा तरीका सही है वही हमें पहचानना है। तो देखिए हमें दिया है ए बी बराबर क्यू आर, यानी कि ए बी और क्यू आर बराबर है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं हम। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सी बी लिखा हुआ है। सी बी या फिर बी सी एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए बी सी किसके बराबर है, आर पी के बराबर है। तो अगर इसमें हमारा जो बी सी है ये अगर सबसे पहले लिखा हुआ है तो इसमें जो RP है वो भी सबसे पहले लिखा होना चाहिए। तो ये देखिए RP लिखा हुआ है सबसे पहले, हालांकि यहाँ पर PR लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सबसे पहले लिखा होना चाहिए। PR या फिर RP एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसके अलावा AB और QR ये भी हमारे बराबर हैं। तो AB देखिए यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, हालांकि BA लिखा हुआ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो इसीलिए ए बी लास्ट में है तो ए बी क्यू आर के बराबर है, इसीलिए इसमें क्यू आर भी लास्ट में होना चाहिए। तो ये देखिए लास्ट में दिया हुआ है, यानी ये भी सही है। और सी ए बराबर पी क्यू है, तो देखिए इसमें सी सबसे पहले है और ए सबसे लास्ट में है। और इसमें देखिए पी सबसे पहले है और क्यू सबसे लास्ट में है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी ये जो पहला ऑप्शन है यही हमारा बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। ये दोनों त्रिभुज हैं, ये सर्वांगसम है, तो इनको लिखने का ये सही तरीका है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन समझाऊं तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, पी क्यू। तो पी क्यू जो है वो हमारा सी ए के बराबर है, यानी सी ए और पी क्यू ये बराबर हैं। तो पी क्यू अगर सबसे पहले लिखा है तो यहाँ पर सी ए सबसे पहले लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बी सी सबसे पहले लिखा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। हमारा ए ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है √6 तथा 3√24 का गुणनफल हमसे पूछा गया था। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले √6 है, इसको हमने लिखा, गुणनफल पूछा है इसीलिए गुणा का निशान लगाएंगे। और ये 3√24 है, सबसे पहले 3 को लिखेंगे और ये जो 24 है इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो सबसे पहले ये 2 के टेबल से 12 बार में, फिर 2 के टेबल से 6 बार में, फिर 2 के टेबल से 3 बार में, और फिर 3 के टेबल से 1 बार में जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है तो इसको हम एक बार लिखते हैं रूट से बाहर। इसका और इसका पेयर नहीं बन रहा है तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो हम इस √24 को 2√6 लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गुणा में लिख देंगे 2√6। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये हमारा ये 2 और 3 इनका गुणा होके ये बन जाएगा 3 दूना 6, और √6 का गुणा होके क्या बन जाएगा √36।
अब देखिए ये 6 उतारेंगे गुणा में ये जो रूट 36 है तो इसकी वैल्यू कितना होता है, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो ये 6 जा कितना हो जाएगा 36, यानी कि इसका गुणनफल कितना है 36 है। तो 36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अब 36 कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ये देखिए सी ऑप्शन में दिया है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। अब इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था एक प्रतिवर्ती कोण वह कोण है जिसका माप, तो जिसका माप 90 डिग्री से अधिक है, ये नहीं होगा हमारा ये हो जाएगा डी वाला। जो प्रतिवर्ती कोण होते हैं वो हमारे 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था फोर्थ क्वेश्चन का। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ये आपको पता होगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है जब समीकरण 2x = 3 ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जाता है तो b का मान इसमें हमसे पूछा है, b की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर 2x = 3 है, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा ये जो 2x है ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारा ax जो है इसके बदले में ये 2x आ गया, फिर इसके बाद by है, तो इसमें कहीं पे भी इस इक्वेशन में y नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए जब हमारा नहीं होता है तो उसके बदले में हम 0y लिखते हैं। ठीक है, और फिर ये जो 3 है इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा और इधर हमारा 0 बचेगा। तो ये हमने लिख दिया इस इक्वेशन को इस फॉर्म में। ठीक है, अब हमसे b की वैल्यू पूछा गया था, तो b की वैल्यू क्या होता है, जो ये x का गुणांक होता है हमारा वो a की वैल्यू होता है, यानी कि 2 जो है ये a का मान हो जाएगा। जो y का गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो यहाँ पर 0 है y का गुणांक, इसीलिए b की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो b की वैल्यू 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा डी ऑप्शन में 0, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बिंदु 0-3 स्थित है, तो 0-3 कहाँ पर स्थित होगा। जैसे देखिए ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमारा होता है 0 और इसके बाद यहाँ पर ये 1 2 3, इधर ये 1 2 3, नीचे -1 -2 -3, ये -1 -2 -3 -4, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर 0-3 है, इसमें जो पहला नंबर होता है वो हमारा x की वैल्यू होता है, तो x की वैल्यू 0 है इसीलिए यहीं पर आएगा, और ये जो दूसरा नंबर होता है ये y की वैल्यू होता है, तो ये -3 है, तो ये हमारा इस y एक्सिस पर, y अक्ष पर -3 किधर होगा, ये वाला होगा। तो इसीलिए 0-3 का जो पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, इस y अक्ष पर, यानी y एक्सिस पर, ये नीचे की ओर, तो नीचे हमारा माइनस वाले होते हैं, तो इसीलिए हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें हमारा ये वाला, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। बी में बोला है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर, तो अभी मैंने आपको बताया y अक्ष पर नीचे की ओर आ रहा था, तो y अक्ष पर नीचे हमारा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद 7th देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। तो यहाँ पर 0 जो है ये हमारा परिमेय यानी कि रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पर q की वैल्यू 0 भी नहीं है, यानी कि ये नीचे 0 नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो 0 है यही क्या है, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, दो अलग अलग रेखाओं के डैश से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते। तो जैसे यहाँ पर एक ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया, दोनों का जो उभयनिष्ठ पॉइंट है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, यानी कि जो कॉमन पॉइंट है दोनों का वो हमारा ये वाला है। तो ये कितने पॉइंट है, सिर्फ एक है, तो इसीलिए इसमें हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 होता है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जो दो अलग अलग रेखाएं होती हैं, जैसे ये और ये रेखाएं हैं, तो दोनों का कॉमन पॉइंट जहां पर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं वो सिर्फ ये पॉइंट है एक, तो इसीलिए एक हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन, इसमें 7/17 के समतुल्य परिमेय संख्या इसमें हमसे पूछा गया था, यानी कि इक्विवेलेंट पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, 7/17 दिया है तो सबसे पहले ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये हो जाएगा 14/34। तो किसी ऑप्शन में दिया है क्या 14/34? नहीं दिया, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये 3 नीचे भी 3, तो ये हो जाएगा हमारा 21/51। तो ये देखिए 21/51 हमें सी ऑप्शन में दिया है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है उस पर। सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख लेना, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे स्मॉलेस्ट पूछा गया था, तो मैंने आपको समझाया था शुरू में ही कि 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट था, और थर्ड क्वेश्चन का ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसी तरह से फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट था, और फिफ्थ का भी हमारा ये डी ऑप्शन ही करेक्ट था, और सिक्स्थ का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, और सेवेंथ का ये ए ऑप्शन करेक्ट था 0। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, तो 8th का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट था, और 9th का ये सी ऑप्शन करेक्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए ध्यान से, इसमें बोला है यदि ए बी इक्वल्स टू 2x + 3, बी सी इक्वल्स टू x तथा ए सी इक्वल्स टू 4x - 7 है, तो x के किस मान के लिए b बिंदु ए सी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये हमारा एक पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है हमारा सी, तो इन दोनों को मिलाया हमने, हमें बोला है कि जो B है B बिंदु AC पर स्थित है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये B बिंदु स्थित है इस AC लाइन पर। तो अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि x के किस मान के लिए B बिंदु AC पर स्थित है, यानी कि x की वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, AC जो है यानी कि ये पूरा, ये कैसे बन रहा है, तो ये हमारा इस AB और जो ये हमारा है BC, इन दोनों को प्लस करने पर बन रहा है। तो इसीलिए AC के इक्वल में हम AB + BC लिख सकते हैं। अब देखिए AC जो है, AC की वैल्यू हमें कितना दिया है, ये रहा 4x - 7 दिया है, तो इस AC की जगह पर हम 4x - 7 लिख देंगे, इक्वल में AB है, तो AB की वैल्यू ये देखिए 2x + 3 दिया गया है, तो ये हम लिख देंगे 2x + 3, प्लस में ये BC है, तो BC की वैल्यू ये देखिए x दिया गया है, तो इसीलिए x लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 4x उतारेंगे, ये 2x और ये x, ये हो जाएगा 3x, 3x इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और इधर क्या बचा, ये 3 बचा है, इसको उतारेंगे और इस -7 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो ये 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x यानी कि x बचेगा, और 3 + 7 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 10। तो अब हम देखेंगे कि 10 हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो 10 देखिए ये हमें इस D ऑप्शन में दिया गया है, तो इसीलिए इसका D ऑप्शन करेक्ट था। अब देखिए नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, यूक्लिड की चौथी अभिधारणा है। तो इसमें हमसे यूक्लिड की चौथी अभिधारणा यानी कि यूक्लिड्स का जो 4th पोस्टुलेट है वो हमसे पूछा गया था। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही हमारा आंसर है, चौथी अभिधारणा यूक्लिड की यही है, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दूसरे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, इसमें ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू दोनों प्लस में होता है, और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू प्लस में होता है। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो दोनों हैं वो माइनस में होते हैं, x और y, और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x की वैल्यू प्लस में और y माइनस में होता है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि
दूसरे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, दूसरा हमारा ये वाला क्वाड्रेंट है चतुर्थांश, तो इसमें x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में। ये देखिए फर्स्ट में नहीं है, हमारा जो फर्स्ट नंबर होता है वो x की वैल्यू होता है और सेकेंड वाला y की वैल्यू होता है। तो ये देखिए ये रहा हमारा बी ऑप्शन में, जो ये फर्स्ट नंबर है वो -2 है और सेकेंड 5 है। तो एक x की वैल्यू ये माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि रैखिक समीकरण ये दिया गया है, हमें इसको इस फॉर्म में व्यक्त करने पर a, b और c का मान हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है हमें 2x - 5 इसको उतारेंगे, इसके बाद इस 3y को इधर लेके जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इस 2x को उतार लेते हैं, अब इसके बाद इस 3y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा और ये जो -5 है इसको एज इट इज लिख देंगे। इक्वल के इधर क्या बचा, अब इधर हमारा सिर्फ 0 बचा, तो ये हमने लिख दिया इस फॉर्म में, यानी कि ax + by + c = 0 के फॉर्म में। अब हमसे a, b और c की वैल्यू पूछा है, तो मैंने आपको इससे पहले एक और इसी तरह का क्वेश्चन था उसमें समझाया था कि जो x का गुणांक होता है वो हमारा a की वैल्यू होता है और जो ये y का गुणांक होता है ये हमारा b की वैल्यू होता है और ये जो लास्ट में अचर पद है ये हमारा होता है c की वैल्यू। ठीक है, तो a हमारा 2 है, b -3, c -5 कौन से ऑप्शन में दिया है, ये देखिए ये रहा c ऑप्शन में दिया है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -5, तो हमारा c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14th, x और y में कितने रैखिक समीकरण x = 1 तथा y = 2 से संतुष्ट होंगे, तो इसमें हमारे अनेक हो जाएंगे। ठीक है, अनेक इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए x और y में कितने रैखिक समीकरण x = 1 तथा y = 2 से संतुष्ट होंगे ये हमसे पूछा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया x + y, अब x की वैल्यू कितनी दी गई है 1 प्लस y की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो ये हमारा इसके इक्वल में कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो हमारा ये हो गया समीकरण। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, जैसे एक और मैं आपको लेकर बताता हूँ 2x + y, ये हमने ले लिया, तो ये 2x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू कितना है हमारा 2, तो ये 2 × 2 प्लस ये 2 कितना हो गया 4, तो ये हमारा दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन हो गया। ये एक इक्वेशन रहा, एक ये रहा, इसी तरह से बहुत सारे इक्वेशन, बहुत सारे समीकरण हमारे हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अनेक हो जाएगा। ठीक है, तो अनेक ये रहा हमारा ए ऑप्शन में। इसके बाद देखिए 15th क्वेश्चन, इसमें बोला है दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 60 डिग्री है, बड़े कोण का माप इसमें हमसे पूछा है। तो संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि कोणों के बीच का अंतर 60 डिग्री है, बड़ा कोण इसमें हमसे पूछा गया है। मान लेते हैं कि एक कोण जो है वो हमारा x है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, उसके लिए हम 180 में से पहले वाले को यानी कि इसको हम घटा देंगे, तो एक हमारा कोण ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, दोनों ये हमारे क्या हैं संपूरक कोण है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमसे पूछा है कि बड़े कोण का माप, तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर ये जो बड़ा वाला दूसरा वाला ये जो एंगल है यानी कि 180 माइनस का x, इसमें से ये वाले को घटा देंगे यानी कि छोटे वाले को, तो हमारा कितना आ जाएगा इक्वल में 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमें अंतर 60 डिग्री दिया गया है, इसीलिए अगर इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो हमारा बराबर में 60 आ जाएगा। अब ये हमारा -x माइनस का 2x हो जाएगा, ये 60 उतारा, इस 180 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर 60 में से 180 को घटाएंगे तो माइनस का 120 बचेगा और इधर माइनस का 2x है, ये माइनस से माइनस कट गया तो 2x बराबर 120 बच गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 जो है इधर जाके 120 में डिवाइड होके x की वैल्यू 60 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 60 आ गया। x हमने क्या माना था, जो पहला कोण है उसको हमने 60 माना था और दूसरा क्या है 180 माइनस x,
तो एक तो हमारा 60 आ गया, दूसरा ये वाला कोण है तो ये हमारा 180 माइनस एक्स है, यानी कि 180 में से x को यानी कि 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120। तो एक हमारा ये हो गया कोण, दूसरा ये हो गया, दोनों में बड़ा कौन सा है 120 डिग्री वाला, तो हमसे बड़ा कोण ही पूछा गया है, तो इसीलिए बड़ा कोण हमारा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 कौन से ऑप्शन में दिया है, ये देखिए बी ऑप्शन में दिया है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन देखिए, बिंदु -1 2 जिस रेखा पर स्थित है वह है, तो इसमें यहाँ पर हमें इक्वेशन दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें दिया गया है इसमें ये पहला नंबर x की वैल्यू होता है और दूसरा ये y की वैल्यू, तो इसमें हमें रख के देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, इस पहले वाले में 2 है फिर x है, ये देखिए, तो x की जगह पर हमें क्या लेना है -1, फिर क्या है माइनस का ये y है, तो y की जगह पे क्या लेना है, ये देखिए 2 है तो 2 लेना है, इक्वल में क्या है 0। अब ये 2 और -1 का गुणा होगा तो -2, ये -2 को हम उतारेंगे तो इक्वल में क्या है 0, -2 और -2 ये हो जाएगा -4, इक्वल में 0। क्या ये दोनों तरफ इक्वल हैं, नहीं है, तो इसीलिए हमारा पहला जो समीकरण है ये गलत है, पहला हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से आपको इस दूसरे वाले को भी और तीसरे वाले को भी, इनमें भी x और y की वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये डी वाले में रख के दिखाता हूँ, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले 2x है तो ये 2 लिखा हमने, x की वैल्यू -1 लेना है, फिर प्लस में y है तो y की वैल्यू 2 लेना है, इक्वल में 0 है, 2 और -1 का गुणा -2, ये क्या है हमारा प्लस का 2, इक्वल में 0, ये -2 और +2 कट गया तो 0 बचा, इधर भी 0। तो देखिए जो फोर्थ वाला ये वाला समीकरण है इसमें हमारा x और y की वैल्यू रखने पर दोनों तरफ इक्वल आ गया, इसीलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है यानी कि ये वाला, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 17, एक बिंदु की डैश विमाएं होती हैं, एक बिंदु जो होता है हमारा, जैसे ये एक बिंदु है तो इसकी कितनी विमाएं होती हैं, एक, यानी कि 0, तो इसीलिए इसका हमारा ये 0, सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद 18 देखिए, इसमें बोला यदि 2 - 1 समीकरण इसका एक हल है तो k का मान हमसे पूछा है, तो देखिए ये जो हमें दिया गया है इसमें ये पहला x की वैल्यू होता है और ये दूसरा हमारा y की वैल्यू, तो इसमें हम x और y की वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले 2 है, फिर ये देखिए x है तो x की जगह पे 2, फिर माइनस में ये क्या है हमारा माइनस में y, तो y की वैल्यू ये रहा -1, तो ये -1 इक्वल में k, ये 2 का 2 से गुणा 4, ये माइनस और -1 ये हो जाएगा -+1 इक्वल में k, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल में k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसीलिए हमारा 5 देखिए ये रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18वां क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में है, तो जैसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में समझाया था वैसे ही इंग्लिश मीडियम में भी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन करेक्ट था इनफाइनाइट, और क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ये डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें असर्शन में बोला है कि x = 5 y = -2 समीकरण इसका हल है, तो इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले ये जो समीकरण है इसमें सबसे पहले 2 है, फिर x है, x की वैल्यू 5 दिया है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर माइनस में y है, y की वैल्यू -2 दिया गया है, इक्वल में क्या है 12। अब ये 2 और 5 का गुणा ये हो जाएगा हमारा 2 और 5 का गुणा 10, ये माइनस +2 इक्वल में 12, तो ये हो जाएगा 10 + 2 12 इक्वल में 12। तो ये दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा जो असर्शन है यानी कि अभिकथन
तो अभिकथन बिल्कुल सही है। अब कारण में बोला है कि a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -12 है। तो क्या ये सही है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि 2x - y एज इट इज़, इस 12 को इक्वल के इधर लेके जाते हैं तो -12 हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। अब देखिए इसमें x जो होता है, x का गुणांक हमारा a की वैल्यू होता है, तो ये 2 है और यहाँ पर भी 2 दिया गया है। इसके अलावा b जो होता है वो y का गुणांक होता है, तो y के साथ यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसीलिए 1 मानते हैं। और यहाँ माइनस भी है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 दिया है। और c होता है हमारा अचर पद, तो ये रहा -12 और यहाँ पर भी हमें -12 ही दिया है। यानी कि जो कारण है, रीज़न, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो असर्शन और रीज़न दोनों हमारे क्या हैं? असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन ये जो रीज़न है ये इस अभिकथन के सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि इससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमारा इसमें जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य है, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यानी कि 19 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें हमें यहाँ पर अभिकथन में ये दिया गया है, बोला गया है कि दी गई आकृति में ए बी रेखा सी डी के समांतर नहीं है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा आकृति, इसमें ए बी ये है और सी डी ये रेखा है, तो बोला गया है कि ये समांतर नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए एक ये एंगल दिया है और एक ये एंगल हमें दिया है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी संगत कोण है। तो अगर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये अगर इक्वल आ गए तो हमारा ये जो लाइन है, ये दोनों जो रेखा है ये समांतर होंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए देखिए ये पूरा एंगल जो है ये 180 का होगा लीनियर पेयर के कारण, यानी रैखिक युग्म के कारण। तो इसीलिए अगर 180 में से हम इस वाले एंगल को घटा देंगे जो कि 115 डिग्री दिया है, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो देखिए घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 5 और ये 6, यानी कि 65 डिग्री हमारा आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना हो गया, 65 डिग्री का। अब ये 65 है और ये वाला एंगल जो है ये हमारा 55 है और ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो क्या ये हमारा दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हमारा ये जो दोनों रेखा है ये समांतर नहीं होंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें अभिकथन में भी यही बोला गया है कि दी गई आकृति में ए बी रेखा सी डी के समांतर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बोला गया है। ए बी और सी डी हमारे समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। और कारण में बोला है संगत कोण बराबर हैं। तो देखिए संगत कोण यानी ये वाला और ये वाला कोण, इसके अलावा ये और ये भी संगत कोण ही होंगे। तो क्या ये हमारे दोनों बराबर हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला बराबर है? अभी हमने देखा दोनों बराबर नहीं है, तो इसीलिए कारण गलत है। कारण में बोला है संगत कोण बराबर है, लेकिन इसमें तो बराबर नहीं है, तो इसीलिए अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें 20 का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी में देखिए अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। तो इस तरह से हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।